नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में आखिरी राउंड की वोटिंग के लिए दिग्गजों का तूफानी प्रचार। सियासी मैदान में उतरे अमित शाह, नितिन नवीन, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ। हावड़ा में अमित शाह ने कहा, दीदी को विदा करने का समय आ गया है। सत्ता की कुर्सी बचाने के लिए ममता बनर्जी प्रचार में बहा रही हैं खूब पसीना। डोर टू डोर जनता से मिल रही हैं दीदी। फाइनल फाइट के लिए कांग्रेस की भी जोर आजमाइश जारी। दूसरे चरण में आज पहली बार प्रचार में उतरे राहुल गांधी। आम आदमी पार्टी के सांसदों के बीजेपी में शामिल होने पर राजनीति के केंद्र बिंदु में फिर आए केजरीवाल। दिल्ली में भाजपा ने की घेराबंदी, जनता को धोखा देने का लगाया आरोप। आपने कहा, बीजेपी ने पंजाब को दिया धोखा। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर लाहिड़ी बने नई नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष। प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर गोवर्धन दास सदस्य के रूप में टीम में शामिल। पीएम नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में एक और बड़ी कामयाबी। तेलंगाना में 47 हथियारबंद माओवादी लौटे मुख्य धारा में। नक्सलियों में बटालियन कमांडर हेमला विजय उर्फ एतू भी शामिल। पश्चिम एशिया में शांति बहाली के लिए चल रही बातचीत को लगा धक्का। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान से बातचीत के लिए नहीं जाएगा अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल, सारे पत्ते हमारे हाथ में। और सबसे पहले खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में पहले दौर के मतदान के बाद अब पूरा जोर दूसरे दौर की 142 सीटों पर है। टीएमसी और बीजेपी की ओर से आज तमाम स्टार प्रचारकों ने जमकर प्रचार किया। बीजेपी की ओर से अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन नवीन और योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े दिग्गजों ने प्रचार की कमान संभाली, तो टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी ने जनता से समर्थन मांगा। आज कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी भी प्रचार के मैदान में उतरे, तो लेफ्ट पार्टियां भी मुकाबले को बहुकोणीय करने का प्रयास कर रही हैं। ये 4 तस्वीरें भाजपा की ओर से पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए धुआंधार प्रचार की है, जहां पार्टी की ओर से तमाम स्टार प्रचारकों ने रैलियां की और रोड शो करके भाजपा के पक्ष में जन समर्थन जुटाने का प्रयास किया। पहले चरण की 152 सीटों पर 23 तारीख को हुए बम्पर मतदान से उत्साहित बीजेपी अगले चरण की 142 सीटों पर पूरी ताकत के साथ प्रचार अभियान में जुटी हुई है। पार्टी के दिग्गजों ने जहां पहली बार भाजपा सरकार बनाने का दावा किया, तो वहीं ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। जो जनता का रुझान है, आप सड़कों पे देख सकते हैं, लोगों के अभिवादन, लोगों का आशीर्वाद हमारे प्रत्याशी जी को जिस प्रकार से मिल रहा है, वो कहीं न कहीं स्पष्ट संकेत है कि पश्चिम बंगाल में 4 मई को कमल खिलने को तैयार है। मैं आज कहकर जाता हूं, दीदी के गुंडों को 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना। 29 तारीख को घर के बाहर निकले तो 5 के बाद उल्टा लटका कर सीधा कर दे। 2011 में जब यह सरकार बनी थी तो इसके ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, लेकिन टीएमसी की सरकार आने के बाद यह कर्ज बढ़कर 8,15,000 हो गया है। मेरे बहनों भाइयों, जन्म लेते ही बच्चे के ऊपर 77,000 रुपए का जो है कर्ज होता है। ऐसी हालात टीएमसी की सरकार ने यहां पर बना दी है। एक समय भारत के सनातन की पहचान बनने वाला नवद्वीप आज उस बंगाल के सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा हुआ है। बंगाल के अंदर पिछले 15 वर्षों में टेरर की प्रतीक बनी हुई, माफिया राज की प्रतीक बनी हुई
करप्शन की प्रतीक बनी हुई टीएमसी की सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को बंगाल में 2 चुनावी रैलियां की तो 2 रोड शो करके बंगाल की जनता के साथ सीधा संपर्क स्थापित किया। हावड़ा और कोलकाता दक्षिण में रोड शो करके कई विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी गोघाट और सोनारकपुर उत्तर में 2 रोड शो करके बंगाल में भाजपा की सियासी जमीन को विस्तार दिया। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ असम कैंपेन किया और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। इस बीच टीएमसी गांधी बंगाल में प्रचार करने पहुंचे तो टीएमसी बीजेपी पर हमलावर नजर आए। पूछिए आप कैसे खड़े होकर मीटिंग में कह रहे हैं कि झुला दिया जाएगा? आप हिंसा की बात कर रहे हैं। बंगाल में किसी को रोजगार चाहिए तो फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी टीएमसी में होनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाला। वो पूरा का पूरा काम टीएमसी के गुंडों के लिए, टीएमसी के लोगों के लिए करती है और जनता को कोई भी मदद नहीं करती। तृणमूल ह्यूज वोट सीट से जीत रहे हैं, इसीलिए वो डिसबैलेंस्ड होके ये सब आउट ऑफ डिप्रेशन ये सब बोल रहा है। जहां कांग्रेस और टीएमसी बीजेपी पर हमलावर है तो वहीं भाजपा लगातार कांग्रेस टीएमसी को तुष्टीकरण के मुद्दे पर घेर रही है और घुसपैठियों पर सख्ती के साथ सोनार बांग्ला बनाने का दावा कर रही है। अब देखना होगा कि बंगाल की जनता किसके दावों पर भरोसा जताती है। पहले दौर में करीब 93% मतदान के बाद अब सबकी निगाहें दूसरे चरण की वोटिंग पर लगी है कि क्या इस बार बंगाल एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल में भाजपा के तमाम स्टार प्रचारक इस समय मतदान के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन भी इस समय बंगाल में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। हुगली में रोड शो के दौरान भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से हमारी संवाददाता रीमा परासर ने खास बातचीत की। धुआंधार प्रचार जारी है और अब सेकंड फेज की वोटिंग होनी है बंगाल में। पहले फेज के लिए बीजेपी का दावा है कि उसने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है, लेकिन अब सेकंड फेज जो है वो भी बहुत क्रुशियल है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। पहली बार उनका इंटरव्यू कर रहे हैं हम। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, पहले तो दिखा दें कि रोड शो जो वो हुगली में कर रहे हैं उसमें देखिए किस तरह से सिर्फ बीजेपी के लगातार झंडे दिखाई दे रहे हैं। लोग अपने कैमरों में उनको कैद करना चाह रहे हैं। जगह जगह लोगों का तांता लगा हुआ है। आगे भी काफी भीड़ है और महिलाएं काफी दिखाई दे रही हैं। तो ये तो वो नजारा है। अब चलिए जरा नितिन नवीन जी से बातचीत करते हैं। नितिन जी, बहुत अच्छा प्रदर्शन आपका दावा है पहले फेज में किया, लेकिन दूसरा फेज बीजेपी के लिए काफी क्रूशल है। क्या रणनीति है दूसरे फेज की? मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से पूरे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की लहर है और ये कहीं न कहीं स्पष्ट संकेत है कि पहले फेज में जिस प्रकार से जनता ने खुद चुनाव लड़ते हुए सड़कों पर उतरकर 92% से अधिक वोटिंग किया है, ये दिखाता है कि ये परिवर्तन के लिए वोटिंग है। ये पूरी तरह से उस बदलाव के लिए है जो टीएमसी की अराजकता और भ्रष्ट सरकार ने यहाँ पर त्रस्त किया हुआ था। मैं मानता हूँ पश्चिम बंगाल के लोगों ने टीएमसी के विसर्जन करने की पूरी तैयारी कर ली और फर्स्ट फेज में ही उन्होंने जिस प्रकार से मतदान किया है, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस बार 4 मई को भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और पूरे पश्चिम बंगाल में भगवा लहराएगा। पिछली बार 142 जो सेकंड फेज की सीटें हैं उसमें से बीजेपी 18 लेकर आई थी। इस बार आपको क्या लगता है कैसे अच्छा प्रदर्शन हो? मैं मानता हूं इस बार समाज का हर वर्ग और भद्र लोग भी इस बार भाजपा के साथ है, क्योंकि वो भय से निकलकर भरोसे के साथ जा रहा है। नितिन जी, ममता बनर्जी अब काफी अग्रेसिव हो गई हैं। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि अब वो दिल्ली पर कब्जा करेंगी। वो कह रही है कि आपने यहाँ झाल पूड़ी खाई प्रधानमंत्री, मैं दिल्ली में भेलपूड़ी खिलाऊंगी। न राम मिली न माया, बंगाल तो जाएगा ही, दिल्ली कभी पहुंच नहीं पाएंगी ममता दीदी। उनके साथ तो इतने सहयोगी भी हैं। ये सारे हताशा और निराशा वाले लोग हैं। अब कौरव की कितनी बड़ी भी सेना हो जाए उससे क्या फर्क पड़ता है? कौन सा वो एक मुद्दा है जो बीजेपी इतनी आश्वस्त है? माँ, माटी और मानुष को अपमानित करने वाले यहाँ पर बंगाल की धरती पर महिलाओं को जिस प्रकार से असुरक्षा,
अपमानित करने का काम किया है। कहीं ना कहीं माँ बहनें अब पूरी तरह से प्रतिकार के मूड में हैं और आज सड़कों से लेकर मतदान के केंद्र तक माँ बहनें जिस प्रकार से बाहर निकल के आई है वो स्पष्ट संकेत दे रही है कि इस बार भाजपा का कमल खिलेगा और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनेगी। जिस प्रकार से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने और पश्चिम बंगाल की जनता ने यह चुनाव लड़ा है और भाजपा कार्यकर्ताओं ने अगुवाई की है, इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल भी खिलेगा और कार्यकर्ताओं का जो संघर्ष बलिदान रहा है, इस बार पश्चिम बंगाल की जनता ने उसके बलिदान और परिश्रम को इनाम देने का तय कर लिया है। श्रेय किसको जाएगा, आपके नेतृत्व को या कार्यकर्ताओं को? तो मानते हो हमारे नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे लाखों कार्यकर्ता जिन्होंने संघर्ष किया है तो पूरा श्रेय उनको जाएगा। अब एक सवाल बार बार लोग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा? बीजेपी ने अभी तक कोई चेहरा दिया नहीं है। लोग के ध्यान में एक ही चेहरा है कि देश के प्रधानमंत्री के भरोसे के साथ जाना है। ए दिखे न ओ दिखे, इस बार सब लोग मोदी जी के साथ है। क्या कोई मुख्यमंत्री महिला हो सकती है? वो तो समय और परिस्थितियां निर्णय करेंगी, लेकिन इस बार भाजपा का मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल से बनेगा। बंगाल में चुनाव हो रहा है लेकिन खेला तो आपने दिल्ली में कर दिया, मतलब सारी खबरें दिल्ली में हो रही है आम आदमी पार्टी के साथ। देखिए, जिसका नेतृत्व करता ही अक्षम और भ्रष्ट हो जाए उसके साथ कौन लोग कितना देर रह पाएगा। केजरीवाल जी का फर्जीवाड़ा कितने दिन चलेगा और फर्जीवाड़े वाले लोग लंबे समय तक राजनीति में नहीं रह पाते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जमीर जी जो कि डीडी न्यूज से खास बातचीत कर रहे थे। अब उन्होंने कहा है कि भाई मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो तय होगा, लेकिन ये जरूर तय है कि सरकार बीजेपी की बनने वाली है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ रीमा पाराशर, पश्चिम बंगाल, हुगली से। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। सभी राजनीतिक दल चुनावी रण में अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इसी कड़ी में वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में एक रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा और राज्य में भाजपा सरकार बनाने का दावा किया। डीडी न्यूज संवाददाता रविंद्र कुमार सिंह ने खास बातचीत की राजनाथ सिंह से। 2021 में जो चूक हुई है 2026 में वो भूल न हो और इसलिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दर्जनों रोड शो कर चुके हैं, दर्जनों रैलियां भी की हैं। उन्हीं से बात करते क्या संभावना है बीजेपी की इस बार। 2026 में वेस्ट बंगाल में क्लियर मेजॉरिटी के साथ, क्लियर ही नहीं, इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी हासिल करने में कामयाब हो। इसके पीछे सबसे बड़ा वजह क्या लग रहा है सर? क्या कारण है कि बीजेपी को ही इस बार मतदाता वोट दे रहे हैं? सरकार नाम की कोई चीज रह नहीं गई थी। अपराधियों के हौसले बुलंद थे और अनएम्प्लॉयमेंट के गंभीर संकट से यहाँ का नौजवान गुजर रहा था। महिलाएं भी अपने को भयग्रस्त थी, मैंने वे स्वयं अपने को असुरक्षित महसूस कर रही थी और आर्थिक दृष्टि से तो हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा आप लोग बनाए हुए हैं। बीजेपी गवर्नमेंट आने दीजिए, यहाँ पर हम एक एक को आइडेंटिफाई किया जाएगा, जो घुसपैठिए होंगे उनको यहाँ से जाना होगा। टीएमसी तो कह रही है कि बीजेपी जो ख्वाब देख रही है ये पूरा नहीं होने वाला है। अब ममता दीदी समझ चुकी है कि अब मैं जा रही हूँ और बीजेपी आ रही है। जैसा माहौल मुझे वेस्ट बंगाल में देखने को मिला था, इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 2/3 मेजॉरिटी हासिल हो जाए। जब 2011 में चुनाव हुआ था वेस्ट बंगाल में, तो उस समय 84% पोलिंग होने का परिणाम यह था कि लंबे समय से चली आ रही वामपंथियों की सरकार चली गई और टीएमसी की सरकार आई। इस बार तो वह भी सीमा क्रॉस कर गई है पोल परसेंटेज के मामले में, मोर देन अप्रॉक्सीमेटली 93%। अब तो यह बात तय है, ये एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है टीएमसी की जा रही है और बीजेपी की सरकार बन गई। पहली बार ऐसा दिख रहा है कि इतना वायलेंस नहीं हुआ है, चुनाव एक तरह से हिंसा मुक्त हुआ है इस बार। पहली बार एक भी हिंसा की घटना नहीं होने पाई है। हिम्मत नहीं है टीएमसी के लोगों की यहाँ पर बूथ कैप्चर करने की कोशिश कर सके। हौसले पस्त हैं और कॉन्फिडेंट यदि हैं तो जनता ने जो प्यार दिया है, जनता ने विश्वास जो दिया है, उसके आधार पर कॉन्फिडेंट है। रविंद्र कुमार, डीडी न्यूज, सोनारपुरा, बंगाल। पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार में आखिरी राउंड की लड़ाई में दिग्गजों ने पूरा जोर लगा दिया है। एक और जहां भाजपा सत्ता की कुर्सी पर कब्जा जमाने के लिए पसीना बहा रही है, तो वहीं ममता बनर्जी अपने तिलिस्म को बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं।
सभी पार्टियों के जीत के अपने अपने दावे हैं। पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग के बाद सभी दल इसे अपने अपने समर्थन का बता रहे हैं, तो वहीं कई जानकार इस ऐतिहासिक मतदान को बंगाल की सियासत में बड़े बदलाव का संदेश मान रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पहले राउंड की वोटिंग के बाद जीत के दावों की जंग शुरू हो गई है। बम्पर वोटिंग को देखते हुए सभी दल जीत के अपने अपने दावे कर रहे हैं। आज कोलकाता में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने रोड शो किया और दावा किया कि बंगाल की जनता इस बार सोनार बांग्ला बनाने के लिए वोट कर रही है। इस बार बीजेपी बम्पर वोट से जीत हासिल करने जा रही है। डर में लोग वोट नहीं देते हैं, जब लोग परिवर्तन करना चाहते हैं तभी लोग वोट देते हैं। एसआईआर का दबाव क्यों होगा? लोग तो परिवर्तन के लिए वोट देता है, सोनार बांग्ला बनाने के लिए वोट दिया है। और जो हमारे समाज का लोग है, ये लोग परिवर्तन के लिए वोट दिए हैं। दूसरी तरफ टीएमसी भी दावों में पीछे नहीं है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, पहले चरण में ही भाजपा की कमर टूट गई है। राज्य में टीएमसी की चौथी बार सरकार आने वाली है। पूरा भाजपा, वो उसका जो फ्यूचर है, भाजपा का लोग, बंगाल का लीडर्स, वो तो अनसर्टेन हो गया है। तृणमूल ह्यूज वोट, ह्यूज सीट से जीत रहा है, इसीलिए वो डिसबैलेंस्ड होके ये सब आउट ऑफ डिप्रेशन ये सब बोल रहा है। ये थोड़ा 2-4 दिन के लिए उसका जो वर्कर्स है उसको अभी भोकाल टॉनिक देने के लिए ये सब डिसबैलेंस स्टेटमेंट दे रहा है। वहीं टीएमसी के विधायक बासरन विश्वास ने पार्टी से अलग दावा किया है। बासरन का कहना है कि इस बार मुर्शिदाबाद में टीएमसी 4 सीटों पर हार रही है। विश्वास का मानना है कि वे सागर दीघी, जंगीपुर और शमशेरगंज में हार रहे हैं। राज्य में अगले फेज के मतदान के लिए चुनाव आयोग की तैयारियां जोरों पर है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने कहा कि दूसरे चरण में पहले चरण के मतदान के मुकाबले अधिक सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। 36 किलोमीटर ओपन बॉर्डर पर सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है और पूरी चेकिंग व इंतजाम किए गए हैं। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव होगा। हम लोग एकदम रेडी है। पूरी मशीनरी रेडी है। 40,000 बूथ में अभी इलेक्शन होगा। हमारे बीएलओ से लेके एआरओ से लेके आरओ से लेके ओसी से लेके पुलिस से लेके पीडब्ल्यूडी से लेके जितने डिपार्टमेंट हैं इलेक्शन से इन्वॉल्व हैं, सब एकदम तत्पर है, एकदम रेडी है। पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को दूसरे फेज के लिए मतदान होना है। जिस तरह जनता ने पहले फेज में बम्पर वोटिंग की है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि दूसरे चरण में भी मतदाताओं का जोश हाई रहेगा। रिकॉर्ड तोड़ मतदान से सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन किसके जीत के दावे में दम है, ये तो 4 मई को ही पता चलेगा। कोलकाता से सौरभ दत्ता, कुमार आलोक, अमरेंद्र गुप्ता और ऋषि कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने शांतिपूर्ण चुनाव कराने के मकसद से 11 नए पुलिस पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। इसके साथ ही राज्य में अब कुल 51 पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किए जा चुके हैं। इसके साथ ही आरामबाग, बनगांव, बैरकपुर, संदेशखाली के मतदान ढांचे का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान सीईओ मनोज अग्रवाल, विशेष पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता और विशेष पुलिस पर्यवेक्षक एनके मिश्रा मौजूद रहे। दूसरे चरण के मतदान के लिए सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं, ताकि 29 अप्रैल को होने वाले चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। हम लोग एकदम रेडी है। पूरी मशीनरी रेडी है। 40,000 बूथ में अभी इलेक्शन होगा। हमारे बीएलओ से लेके एआरओ से लेके आरओ से लेके ओसी से लेके पुलिस से लेके पीडब्ल्यूडी से लेके जितने डिपार्टमेंट हैं इलेक्शन से इन्वॉल्व हैं, सब एकदम तत्पर है, एकदम रेडी है। वही हम देखने आए आज हुगली डिस्ट्रिक्ट का। इसके बाद हम जा रहे हैं नॉर्थ 24 परगना देखने के लिए। सब इन्फॉर्मेशन है सबके पास, जितना कोऑर्डिनेशन है वो हमने कर दिया। पॉलिटिकल पार्टीज से पहले मीटिंग करी हमने और कैंडिडेट्स और एजेंट से, उन्होंने कई इशू रेस किए, सब हमने एडमिनिस्ट्रेशन से टेकअप किया है और एकदम 100% रेडी हम लोग करने के लिए। कोलकाता पुलिस में प्रशासनिक स्तर पर अहम बदलाव किए गए हैं। भवानीपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कालीघाट और अलीपुर थानों में नए ऑफिसर इंचार्ज की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही अतिरिक्त ओसी भी बदला गया है। गौतम दास को कालीघाट और सुब्रत पांडे को अलीपुर थाने का ओसी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा उत्तम कुमार पाइक को कालीघाट का अतिरिक्त ओसी बनाया गया है। इंस्पेक्टर चामेली मुखर्जी को अलीपुर थाने के अतिरिक्त ओसी पद से हटाकर उल्टा डांगा महिला थाना क्षेत्र का ओसी बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के गवर्निंग बॉडी के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस मुलाकात की तस्वीरें साझा की।
अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री ने लिखा कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स भारत के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में से एक है। पीएम ने लिखा कि इस वर्ष संस्थान की शताब्दी मनाई जा रही है और इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। प्रधानमंत्री ने इस यात्रा और उपलब्धि के लिए संस्थान को शुभकामनाएं दी। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बीजेपी ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल पर शीश महल बनाने का आरोप लगाया है। भाजपा ने तस्वीरें जारी करके दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नए बंगले में करोड़ों रुपए के हो रहे काम को दिखाया और आरोप लगाया कि केजरीवाल सिर्फ सादगी का दिखावा करते हैं, लेकिन उनके शौक बहुत महंगे हैं। आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। बीजेपी ने शनिवार को दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर फिर से आलीशान बंगला बनाने का आरोप लगाया है। भाजपा ने तस्वीरें जारी कर अरविंद केजरीवाल पर फिर से दिल्ली में शीश महल पार्ट 2 बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल अपने दिल्ली के नए बंगले पर करोड़ों रुपए खर्च करके बहुत कीमती सामान लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल 24 अप्रैल को दिल्ली के इस नए सरकारी आवास में शिफ्ट हुए हैं। ये उनके पूरे घर का लेआउट है, जिसमें 5 बेडरूम है, 4 ड्राइंग रूम है, लॉबी है, जो शीश महल में हमको गोल्डन टॉयलेट सीट जो हमको नहीं मिली थी, शायद वो इसी घर में आई है। जितना दिमाग उन्होंने पूरे एक एक कमरे में कारपेट कौन सा होना चाहिए, पत्थर कौन सा होना चाहिए, लाइट कौन सी होनी चाहिए, पेंटिंग कौन सी लगनी चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, ये सब में लगाया होगा। अगर इतना दिमाग वो अगर दिल्ली की जनता में लगा देते, दिल्ली के कामों में लगा देते, इतना समय भी लगा देते, तो शायद आज उनके कार्यकर्ता उनकी पार्टी को नहीं छोड़ के जा रहे होते। हालांकि आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि बीजेपी शीश महल के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है, क्योंकि उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। वहीं भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि जनता अब केजरीवाल की सच्चाई जान चुकी है कि कैसे कोविड में जरूरत के समय वो टैक्स पेयर्स का पैसा अपना आलीशान शीश महल बनाने में लगा रहे थे। सांसद बांसुरी स्वराज जी ने ये पिंटरेस्ट पे लगी हुई पिक्चर्स जो इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है, इनके पास मुद्दों की इतनी कमी हो गई कि इंटरनेट से ये पिक्चर्स डाउनलोड करके अरविंद केजरीवाल जी के नाम को बदनाम करने की एक बार फिर से एक सोची समझी गंदी साजिश भाजपा कर रही है। केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहती हूं कि आप जो हैं, आप वो एक आवरण क्यों धारण करते हैं? जो सच्चाई है वो लोगों के सामने पेश करिए ना। ये केवल और केवल भ्रम करने का एक उपकरण है। असलियत में हम सब जान गए हैं कि कोविड के समय जब दिल्ली की जनता को अपने मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वो दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा अपना आलीशान शीश महल बनाने में लगे हुए थे। केजरीवाल 2015 से 2024 तक दिल्ली के सीएम रहने के दौरान 6 फ्लैगस्टाफ रोड के बंगले में रहे। भाजपा का आरोप है कि केजरीवाल ने इसे शीश महल बनाया था। इसे आलीशान बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ था कि रेनोवेशन पर तय अनुमान से करीब 342% ज्यादा खर्च किया गया था। ब्यूरो इनपुट्स के साथ धीरज कुमार और सुयश शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा सहित 7 सांसदों की बगावत के बाद दिल्ली में और दिल्ली से लेकर पंजाब तक सियासी हलचल तेज हो गई है। लंबे समय से बागी सुर अपनाए हुए आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने आज आम आदमी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया और बीजेपी ज्वाइन करने का दावा किया। इस बीच आम आदमी पार्टी ने इस पूरे घटनाक्रम के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है, तो वहीं भाजपा ने अरविंद केजरीवाल और उनके काम करने के तरीके पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी का कारवां बढ़ने के साथ ही संस्थापक सदस्यों के बिखरने का दौर भी शुरू हो गया था।
लेकिन शुक्रवार को आपके 7 सांसदों ने आपको छोड़कर पार्टी के भीतरी कलह को एक बार फिर सबके सामने ला दिया। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अन्ना आंदोलन से उपजी आपने अन्ना और पार्टी संस्थापक से ही विश्वासघात किया। ऐसे में इस दल के राजनीतिक मूल्य सवालों के घेरे में है। अन्ना आंदोलन की उपज थे, लेकिन बाद में इन्होंने माननीय अन्ना जी के साथ ही धोखाधड़ी कर दी। इनके जितने भी संस्थापक थे, आज इनके साथ एक भी साथ नहीं चल रहा है। इन्होंने अपने बहुत घनिष्ठ मित्रों के साथ ही विश्वासघात कर दिया। आपसे नाता तोड़ने वाले राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि जो व्यक्ति आपसे जुड़ा था वो या तो आप छोड़ चुका है या छोड़ रहा है। तो वहीं राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आप में रहते हुए उन पर हुए जुल्मों को याद करते हुए केजरीवाल पर झूठ, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के आरोप लगाए। मेहनतकश आदमी को ये लगता है कि अब आम आदमी पार्टी में काम करने की जगह नहीं बची और आम आदमी पार्टी अब एक ऐसे गलत रास्ते पर चल रही है जिससे कोई अपना नाता नहीं रखना चाहता। इसी के चलते एक एक करके तमाम लीडर्स ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। 2006 से मैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ काम कर रही हूँ। अपना घर छोड़ा, 7 साल झुग्गियों में रही, नौकरी छोड़ी और हर आंदोलन में मैंने उनका बढ़ चढ़ के साथ दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने अपने घर पे अपने गुंडे से मुझे बेरहमी से पिटवाया। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पूरे देश में झूठ, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के लिए जाने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने पार्टी सांसदों के नाता तोड़ने को गैर कानूनी और संसदीय नियमों के विपरीत बता रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी को आईना दिखाते हुए तंज कसते हुए कहा कि जब आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी में लेती है तब इन्हें धोखा क्यों नहीं दिखता। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 7 सांसद तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ने और उनके काम को बाधित करने का काम किया है। जब आम आदमी पार्टी दूसरे पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी में ले लेती है तब इनको धोखा क्यों नहीं दिखता, ये भी तो बताएं ना। आम आदमी पार्टी में अपना तो कोई है नहीं, सब तो किसी न किसी पार्टी से लिए हुए हैं। दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद आपके लिए पंजाब अब बड़ा सहारा है, लेकिन पार्टी की इस टूट का असर वहां की सरकार पर कितना पड़ता है ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो इनपुट के साथ धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कर्नाटक के बेंगलुरु में भाजपा महिला मोर्चा ने महिला आरक्षण विधेयक के मुद्दे पर जन आक्रोश मार्च निकाला और इसमें केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे भी मौजूद रहीं। इस दौरान शोभा करंदलाजे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाए गए महिला आरक्षण विधेयक को विपक्षी गठबंधन ने बाधित करने का प्रयास किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी गठबंधन ने इस कदम से महिलाओं का अपमान किया है और भाजपा पूरे देश में इसके खिलाफ आंदोलन जारी रखेगी। बेंगलुरु का महिला एक साथ आए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने क्या बिल लाया, उसको हराने का काम कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया अलायंस किया है। नरेंद्र मोदी जी के साथ हम है, भारतीय का महिला है, भारतीय का नारी शक्ति है। इसलिए इंडिया अलायंस को हम धिक्कार बोलते हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन के साथ महिला बिल आने से नंबर बढ़ती थी, सबको मौका मिलती थी, मगर उसको अपमान, महिला को अपमान करने का काम, महिला को हराने का काम इंडिया अलायंस ने किया है। इसको हम पूरा देश में विरोध करेंगे एंड इंडिया अलायंस के खिलाफ हम लड़ेंगे। सरकार की ओर से नीति आयोग के पुनर्गठन के साथ कई अहम नियुक्तियां की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक कुमार लाहिड़ी को वाइस चेयरमैन बनाए जाने पर शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही राजीव गौबा, प्रोफेसर के.वी. राजू, प्रोफेसर गोवर्धन दास, प्रोफेसर अभय करंदरीकर और डॉक्टर एम. श्रीनिवास को फुल टाइम मेंबर बनाने पर भी शुभकामनाएं दी हैं। केंद्र सरकार ने सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के पुनर्गठन की घोषणा की है और इस बदलाव के साथ ही पश्चिम बंगाल से बीजेपी विधायक और मशहूर अर्थशास्त्री डॉक्टर अशोक कुमार लाहिड़ी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लाहिड़ी ने सुमन बेरी की जगह ली है।
और इस बीच नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष लाहड़ी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की। ये मुलाकात उन्हें नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर नीति आयोग की नई टीम को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने श्री अशोक कुमार लाहड़ी जी से मुलाकात की और उन्हें नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति पर बधाई दी। अर्थशास्त्र और लोक नीति में उनका व्यापक अनुभव भारत में सुधारों के मार्ग को और मजबूत करेगा और विकसित भारत बनने की दिशा में उनकी प्रगति में सहायक होगा। मुझे विश्वास है कि उनके प्रयासों से हमारे देश की नीति निर्माण प्रक्रिया और भी गतिशील होगी। उनके सफल कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं। मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर ये दायभार सौंपने की सिद्धांत लिया। ये सिर्फ मेरे लिए एक स्वीकृति नहीं है, ये बंगाल की जो सांस्कृतिक और शिक्षा की जो परंपरा है और अर्थनीति, अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स का जो ट्रेडिशन है उसकी भी एक रिकग्निशन है। नीति आयोग के लिए तीन जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक है नीति, एक है निष्ठा और है नियत, दी मेंटल एटीट्यूड। ये तीन अगर रहेगा तो मुझे तो लगता है बहुत कुछ हम कर सकते। मोदी जी कहे हैं कि 2047 तक विकसित भारत, समृद्ध भारत के सपना दिखाई है। वो करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो नीति आयोग में भी अब देखना है कि नीति आयोग हम कैसे सरकार की मदद कर सकते हैं, सिर्फ केंद्र सरकार की नहीं, राज्य सरकार की भी। आपको बता दें कि अशोक कुमार लाहड़ी देश के सबसे अनुभवी और वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों में गिने जाते हैं। उनका करियर 4 दशक से भी ज्यादा लंबा रहा है, जिसमें उन्होंने आर्थिक नीतियों और प्रशासन के कई अहम मोर्चों पर काम किया है। लाहड़ी ने सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं। वे भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राजस्थान विश्वविद्यालय के 35वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति इस मौके पर मौजूद रहे। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने छात्र और छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि यहाँ से आपने जो ज्ञान हासिल किया है वही आपके भविष्य की तरक्की का आधार बनेगा। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के सपने को पूरा करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका की बात कही। The knowledge you have gained here is a tool for your progress in the future. With the vision of our Honorable Prime Minister Shriman Narendra Modi ji of an Atmanirbhar Bharat and the big target, an aspiration goal of a Viksit Bharat, your role becomes even more significant. You should become the job creators rather than job seekers. And you should become innovators, and you are the nation builders of the future. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु की BEML परिसर का दौरा किया, जहां चल रहे रेलवे कोच निर्माण गतिविधियों की उन्होंने समीक्षा की। उन्होंने BEML के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ काम की प्रगति पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन B28 का डिज़ाइन इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और BEML मिलकर तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि परियोजना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है और भारत को हाई स्पीड रेल तकनीक में आत्मनिर्भर बनाएगा। बुलेट ट्रेन का जो आत्मनिर्भर वर्जन है B28, उसका डिज़ाइन ICF और BEML मिलके कर रहे हैं। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी BEML में। आदित्य प्लांट जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया गया है बुलेट ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, यहाँ पर अत्याधुनिक मशीनें हैं, जैसा कि ये रोबोटिक लेज़र वेल्डिंग मशीन है। तो लेज़र वेल्डिंग मशीन में एकदम प्रिसाइज हाई स्ट्रेंथ की वेल्डिंग होती है। वैसे ही कई सारी ऐसी मशीनें हैं जो कि B28 आत्मनिर्भर भारत की स्वदेशी बुलेट ट्रेन का निर्माण यहाँ पर होगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सेबी की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने निवेश और बाजार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का पूंजी बाजार दुनिया से गहराई से जुड़ा हुआ है। हमारे निवेशक वैश्विक हैं, हमारे जारीकर्ता पूंजी के अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों का उपयोग करते हैं, लिहाजा हमारी नियामक चर्चाएं केवल घरेलू स्तर तक सीमित नहीं रह सकती। हमें वैश्विक परिवेश को ध्यान में रखते हुए नियमों को बनाना होगा। Our investors are global. Our issuers engage international pools of capital, and regulatory developments in one major jurisdiction increasingly influence market practice far beyond its borders. In that context, our regulatory conversation cannot remain only domestic. I would urge the SEBI to institutionalize more frequent and more substantive periodic consultations with its global counterparts and leading market participants on emerging issues such as cross-border fraud, use of AI in the markets, sustainable finance. तेलंगाना की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। तेलंगाना जागृति की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया है और उसका लॉन्च भी किया है। उन्होंने कहा कि भारत राज्यों का एक संघ है और जब तक राज्य मजबूत नहीं होंगे तब तक देश का विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा विश्वास है कि राज्यों का विकास क्षेत्रीय पार्टियों के जरिए बेहतर तरीके से हो सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी नई पार्टी का मुख्य फोकस तेलंगाना राज्य और उससे जुड़े मुद्दों का रहेगा। साथ ही वे राष्ट्रीय स्तर के उन मुद्दों पर भी अपनी राय रखेंगी जिनका सीधा असर तेलंगाना पर पड़ता है। के कविता ने कहा कि मैं कभी भी भारत राष्ट्र समिति में वापस नहीं जाऊंगी और न ही उनके साथ काम करना चाहूंगी। उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए कहा कि महिलाओं के लिए आरक्षण उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है, जिसके लिए वे पहले भी लड़ाई लड़ चुकी हैं और आगे भी संघर्ष जारी रखेंगी। इसके अलावा उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी वर्ग के लिए 50% आरक्षण की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी तेलंगाना में अगली सरकार बनाएगी और सरकार बनने के बाद केंद्र में जो भी सरकार होगी, चाहे वह भाजपा की हो या अन्य दलों की, उनके साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखेगी। देश के पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने स्पष्ट किया है कि चीन के साथ गलवान घाटी में हुए संघर्ष के दौरान सेना और सरकार पूरी तरह एक साथ थी और किसी तरीके का कोई विरोधाभास नहीं था। राहुल गांधी ने संसद में जनरल नरवणे की अप्रकाशित किताब के हवाले से मोदी सरकार पर कथित आरोप लगाए थे कि चीन के साथ संघर्ष में सेना को फैसला लेने के लिए छोड़ दिया गया था। जनरल नरवणे ने अपने इंटरव्यू में कहा कि चीन को भारत की 1 इंच जमीन भी कब्जाने नहीं दी गई और भारत के सख्त रुख के चलते पीएलए को पीछे हटना पड़ा था। भारत चीन सीमा को लेकर लंबे समय से राजनीतिक बहस चलती रही है। एक तरफ विपक्ष सरकार पर यह आरोप लगाता रहा है कि चीन ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की और इस सच्चाई को छिपाया गया। अब देश के पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के बयान ने इस पूरे मुद्दे पर एक स्पष्ट और मजबूत जवाब पेश किया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारतीय सेना की सख्त और रणनीतिक कार्रवाई के चलते ही चीन की सेना पीएलए को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। पूर्व सेना प्रमुख ने सवाल उठाने वालों को भी दो टूक जवाब देते हुए कहा कि अगर दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर करना जीत नहीं है तो फिर जीत की परिभाषा क्या होगी। जब कभी कोई कार्रवाई होती है वो हमेशा एक होल ऑफ नेशन एफर्ट होता है, सिर्फ एक कोई ब्रांच या ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होता। क्योंकि हम एकजुट होकर हमने ये कार्रवाई की, इसलिए हम सक्षम हो पाए, कामयाब हो पाए। पीएलए को वापस जाना पड़ा। जो सारे टीवी स्क्रीन पर आ रहा था कि वो अपने बंकर तोड़ रहे हैं, ऐसे कभी नहीं हुआ कि चीन जो है पीछे हटा है। तो हमने मजबूर किया उनको पीछे हटने पे। तो ये जीत नहीं है तो क्या है। जनरल नरवणे की पुस्तक की एक लाइन जो उचित समझो वो करो पर काफी विवाद हुआ था, जिसे लेकर उन्होंने साफ किया है कि फौज को ऑपरेशन के दौरान पूरी छूट दी जाती है और इसे उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। जहाँ तक वो सवाल आता है कि क्या कार्रवाई करनी चाहिए, उसमें तो पूरी छूट दी जाती है फौज को। और जो छूट दी जाती है उसका मतलब यही है कि गवर्नमेंट का अपने फौज के ऊपर पूरा भरोसा है। तो इसको उस नज़रिए से देखना चाहिए। अब हमेशा चीज़ों को गलत या जैसे कहते हैं ग्लास हाफ एम्प्टी,
अगर आप हमेशा ग्लास हाफ एम्प्टी को ही देखना चाहते हो तो उसका जो है वो कोई समाधान नहीं है। जनरल नरवणे ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए बताया कि अब भारत की रणनीति पहले से ज्यादा आक्रामक और निर्णायक हो गई है। पहले जहां सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को ही निशाना बनाया जाता था, तो वहीं अब इस ऑपरेशन में आतंक के नेतृत्व को भी सीधा निशाना बनाया गया। ये बदलाव इस बात का संकेत है कि भारत अब केवल जवाब नहीं देता, उसके घर में घुसकर जवाब देने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों रखता है। इस बार हमने ये जानबूझकर फैसला लिया कि ना सिर्फ हम टेररिस्ट कैंप को अटैक करेंगे जो कि एलसी में है, पीओके में, लेकिन इनकी जो लीडरशिप है, जिनको जहाँ से इनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, तो हेडक्वार्टर को भी हम टारगेट करेंगे। रक्षा मंत्री जी ने कहा था कि हम घुस घुस कर मारेंगे जहाँ पर भी हो, और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा सबक उनको मिला है। जनरल नरवणे के बयान से संदेश साफ है कि यदि कोई देश भारत के खिलाफ साजिश करेगा या सीमा पर तनाव बढ़ाएगा तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस बदलती हुई रणनीति ने न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि चीन को भी एक स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपनी संप्रभुता के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। सीमा पर चीन को पीछे हटने पर मजबूर करना और आतंक के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाना इस ओर इशारा करता है कि भारत अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं बल्कि निर्णायक और प्रभावी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के व्यक्तित्व और उनके नेतृत्व को याद करते हुए उन्हें नैतिकता और सादगी का अद्वितीय प्रतीक बताया। 32वें लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल लेक्चर को संबोधित करते हुए पूर्व सीजीआई ने कहा कि शास्त्री जी ने उस दौर में देश की कमान संभाली जब देश कई चुनौतियों से जूझ रहा था। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी के उस ऐतिहासिक नारे जय जवान जय किसान का खास उल्लेख किया जो देश की आत्मा से निकला हुआ संदेश था। पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने समाज में बढ़ती लैंगिक हिंसा और युवाओं पर इंटरनेट के प्रभाव को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि युवाओं की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री को लेकर ठोस कानून बनाया जाए। I was a very young child and I remember being very deeply impressed by the way he conducted himself and above all by the slogan which he coined from the bottom of his heart, which was Jai Jawan, Jai Kisan. Those were very difficult times for India when he took over. We had the 1965 war, we were facing very severe depletion of food stocks in those days. I think in terms of his own personal example, he laid the foundation for ethical leadership. In that sense, he was a beacon not merely for India but for global humanity, and his message is timeless. डीआरडीओ ने 2 नए स्वदेशी बख्तरबंद प्लेटफॉर्म ट्रैक्ड और व्हील्ड एडवांस आर्म्ड प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है। इन्हें वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा विकसित किया गया है। इसका अनावरण डीआरडीओ के सचिव एवं अध्यक्ष समीर वी कामत ने अहिल्यानगर स्थित डीआरडीओ प्रयोगशाला में किया। इन प्लेटफॉर्म्स को रक्षा बलों की नई परिचालन ज़रूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। इनमें स्वदेशी 30 mm क्रूलेस टरेट लगाया गया है, जिनमें 7.62 mm PKT गन और एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता है। ये प्लेटफॉर्म उच्च क्षमता वाले इंजन, ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन और एडवांस प्रोटेक्शन सिस्टम से लैस है, जिससे इन्हें बेहतर गति, ऊंचाई पर चढ़ने की क्षमता और बाधाओं को पार करने की ताकत मिलती है। ये प्लेटफॉर्म पानी में संचालन करने में सक्षम है। इस परियोजना में लगभग 65% स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 90% करने का लक्ष्य है। इसके निर्माण में टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और भारत फोर्ज लिमिटेड सहित अनेक एमएसएमई कंपनियों ने सहयोग किया है। इस अवसर पर डीआरडीओ के वरिष्ठ वैज्ञानिक, विभिन्न प्रयोगशालाओं के निदेशक और रक्षा उद्योग से जुड़े प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में एक और बड़ी कामयाबी मिली है। सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर तेलंगाना में 47 हथियारबंद माओवादी मुख्यधारा में लौट आए हैं। इन सभी नक्सलियों ने अपने अपने हथियारों के साथ तेलंगाना के डीजीपी के सामने आत्मसमर्पण किया। इन नक्सलियों में छत्तीसगढ़ बटालियन 1 के कमांडर हेमला विजय उर्फ ऐतू जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। तेलंगाना के डीजीपी ने नक्सलियों के फैसले का स्वागत किया है और अन्य नक्सलियों से भी मुख्य धारा में लौटने की अपील की है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तेलंगाना के डीजीपी हैं, हम उनसे बात करते हैं। माओवाद कितना अभी कह सकते हैं कि पूरी तरीके से टूटा और बिखरा हुआ दिख रहा है? अब तो है ही नहीं, टूटा फूटा नहीं, उसके बल्कि पूरा खत्म ही हो गया है। अभी तेलंगाना के बारे में अगर बोलना चाहें तो इस साल 260 लोग जो हैं
तेलंगाना में अभी पहले 4 महीने में सरेंडर हुए हैं, जिसमें सीसीएम दर्जा रखने वाले हैं, स्टेट कमेटी मेंबर्स वाले 10 लोग हैं, एरिया कमेटी सेक्रेटरी मेंबर्स हैं, डिविजनल कमेटी मेंबर्स हैं, पूरे मिला के 260 लोग सरेंडर हुए हैं। और लास्ट 2 साल में, लास्ट 2024 मार्च से लेकर अब तक 818 लोग तेलंगाना गवर्नमेंट के सामने, पुलिस के सामने सरेंडर हुए हैं। ये 818 लोगों में कैडर्स में 95% से ज्यादा जो है छत्तीसगढ़ के हैं। माओवादियों की तरफ से खत लिखा गया है और इस तरह की खत की बात आई है जहां पे वो कह रहे हैं कि जो सरेंडर कर रहे हैं वो माओवादी या फिर देशद्रोही हैं, इस तरीके से बात की जा रही है। जब भी ऐसे सरेंडर होते हैं बड़े लेवल पे, बड़े सीनियर लेवल पे सरेंडर होते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं, उस टाइम पे हर वक्त हर बार जहां तक हमें मालूम है एक लेटर आता है, एक माओवादियों से चिट्ठी आती है जैसे कि ये लोग द्रोही हैं, ये लोग जनता के लिए बहुत ये गद्दार हैं, ऐसा करके। तो उसमें से कोई नई चीज़ नहीं है, ये तो उन लोगों का रेगुलर प्रैक्टिस है। काफी समय से हम भी इंतजार कर रहे हैं। वो जो 4 मुख्य जो कह सकते हैं कि माओवादी जो अग्र है, उनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है। बार हम कहते आ रहे हैं कि ये लोग बाहर आ जाएं जल्द से जल्द, लेकिन अभी तो शायद संपर्क में है क्या? नहीं संपर्क है तो हम तो बाहर लाते थे उन लोगों को, संपर्क में नहीं है। जी धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे शिवदर जी। और जाहिर तौर पर जो 4 टॉप माओवादियों की बात कर रहे हैं तेलंगाना से, जिनको लेकर बार बार अपील की जा रही है, चाहे वो गणपति हो या उनकी पत्नी, कि वो भी जल्द से जल्द जो है आत्मसमर्पण करे। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। श्रीनगर से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को अब जम्मू तवी तक विस्तारित करने का फैसला किया गया है। 30 अप्रैल से वंदे भारत एक्सप्रेस को जम्मू तवी तक चलाया जाएगा, जिससे यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक सफर का अनुभव मिलेगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी साझा की है। अब तक ये ट्रेन श्रीनगर और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच संचालित हो रही थी। इस अत्याधुनिक ट्रेन में आरामदायक सीटें, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पहले जहां वंदे भारत एक्सप्रेस 8 कोच के साथ चल रही थी, वहीं अब इसे 20 कोच के साथ संचालित किया जाएगा। वंदे भारत को जम्मू के और कश्मीर के बर्फीले मौसम को देखते हुए अत्याधुनिक हीटिंग सिस्टम से लैस किया गया है। इसके शुरू होने से न केवल स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा, बल्कि क्षेत्र में पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इससे देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या भी बढ़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में बढ़ते तापमान के मद्देनजर लू संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। नवीनतम आकलन के अनुसार उत्तर पश्चिमी, मध्य और प्रायद्वीपीय भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान अभी 40 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच है, जिसमें राजस्थान के श्री गंगानगर में उच्चतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कई क्षेत्रों में तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक देखा गया है। आईएमडी ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य भारत के कुछ इलाकों में लू चलने की प्रबल संभावना है। साथ ही तटीय और पूर्वी क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका है। मौसम विज्ञान विभाग ने नागरिकों को आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है। मौसम विज्ञान विभाग ने इस बात पर जोर दिया है कि गर्मी से होने वाली बीमारियों जैसे हीट एक्सहॉस्शन और हीट स्ट्रोक को कम करने के लिए जागरूकता और निवारक उपाय महत्वपूर्ण है। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 7 दिनों तक कई क्षेत्रों में, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, केरल और माहे में लू की स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। इसके अलावा ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सहित तटीय राज्यों में गर्म और आर्द्र मौसम रहने के साथ कई इलाकों में गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन और अनुशंसाएं 15 मार्च 2026 से शुरू हो चुकी हैं और ये केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जा रही हैं। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। पद्म पुरस्कार यानी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक हैं। 1954 में प्रारंभ किए गए इन पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। ये पुरस्कार विशिष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को दिए जाते हैं। कला, साहित्य और शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य,
विज्ञान और इंजीनियरिंग, सार्वजनिक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग जैसे सभी क्षेत्रों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों और सेवा के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में काम करने वाले लोगों सहित सरकारी कर्मचारी पद्म पुरस्कार के पात्र नहीं होते। पश्चिम एशिया में बदलते हालात के मद्देनजर सरकार देश में ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री परिचालन और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एलपीजी और पेट्रोल डीजल की आपूर्ति बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। डायवर्जन को रोकने के लिए डीएसी आधारित सिलेंडर डिलीवरी में 94.5% से अधिक की वृद्धि हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसी कंपनियों ने 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडरों के लिए 8,770 से अधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए हैं। 3 अप्रैल 2026 से अब तक 1,38,000 से अधिक 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडर बेचे जा चुके हैं। सरकार ने घरेलू एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी की 100% आपूर्ति सुनिश्चित की है। मुंबई, कोच्चि, विशाखापट्टनम, चेन्नई और मथुरा रिफाइनरी से रासायनिक और फार्मा उद्योग के लिए 7,000 मीट्रिक टन प्रोपिलीन भी बेचा गया है। इसके अलावा भारत ने ईरान जाने से बचने की सलाह दी है। भारतीय दूतावास ने अब तक 2,443 भारतीय नागरिकों को ईरान से बाहर निकालने में मदद की है। और पश्चिम एशिया में तनाव कम करने की कूटनीतिक कोशिशों को करारा झटका लगा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ शांति वार्ता के लिए अमेरिकी वार्ताकारों की प्रस्तावित पाकिस्तान यात्रा को अचानक रद्द कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका अब बातचीत के लिए अपना कोई प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान नहीं भेजेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल 18 घंटे की उड़ान भरकर वहां नहीं जाएगा। हमारे पास सभी विकल्प हैं, अगर उन्हें बात करनी है तो वे हमें कॉल भी कर सकते हैं। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि मौजूदा हालात में ऐसी बैठकों का कोई खास फायदा नहीं है। उनके इस बयान से ये साफ है कि अमेरिका फिलहाल ईरान के साथ बातचीत को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है। इस फैसले के बाद क्षेत्रीय तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। महीने का आखिरी